So hello guys, welcome to my YouTube channel. So in the last video we just completed the non-contact force and its types. So now today we are going to see some characteristics of non-contact force. Okay, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आप उसको नोट डाउन कर लेना. मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, इसका क्या मीनिंग है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डजंट रिक्वायर अ कॉन्टैक्ट. सो ये एक सबसे पहले बेसिक चीज़ थी ये कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर दो बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है. विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट फोर्स वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएगा. जैसे कि उसका हम लोगों ने टाइप्स देखा था. फ्रिक्शनल फोर्स देखा था हम लोगों ने, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखा, उसके बाद हम लोगों ने टेंशन इन द स्ट्रिंग देखा. तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है. सो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इट्स दैट फोर्स कैन नॉट टेक प्लेस. ओके, अब वैसे ही हम लोगों ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये एक डिस्टेंस से भी एक्ट करता है. तो उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल नहीं, उसके टाइप्स को देखा था. तो सबसे पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, तो जैसे हेवनली बॉडी ने प्लैनेट की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो वो एक मास जो है वो बहुत ही बड़ा मास है. तो हम लोग देखेंगे आगे कि उसको सोर्स भी बोलते हैं, कि वो अपने आसपास की चीज़ों को, या वो कुछ डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे भी है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है. क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है. तो आगे फील्ड भी मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पे डायग्राम मैंने बना रखा है. मैग्नेट से आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा कि व्हाट इज़ फील्ड क्या है. आपको वैसे आपके बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होगा, इसलिए मैं आपको सिंपल सा आपको, ताकि आप समझ पाओ, फील्ड का आप फील ले पाओ, तो मैं उसको बताऊंगा कैसा फील्ड होता है, क्या होता है. वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फील्ड क्या होता है वो आपको बता दूंगा मैं. ओके, तो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो मैंने बताया था आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के प्रोडक्ट के, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. और जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है उसका प्रोपोर्शनल होता है. तो जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा ये मास होगा, उतना ही ज़्यादा ये फोर्स होता है. तो अर्थ का जो मास है बहुत ज़्यादा है. सपोज़ यहाँ पे m2 जो है, कोई इंसान है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका मास जो होगा इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा. लेकिन जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो मास है बहुत ज़्यादा होता है. इसके ज़्यादा होने के कारण ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है. और डिस्टेंस के केस में वही उल्टा होता है. अगर जैसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब क्या कि वो दोनों कितने दूरी पे हैं एक दूसरे से, कितने दूरी पे हैं, तो वही डी दिखाता है. तो डी स्क्वायर, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली उस पर डिपेंड कर रहा है. लेकिन यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल में. ओके, तो ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम होगा. ओके, तो वही चीज़ है. अर्थ का जो मास है बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है. तो उसके बाद हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद क्या देखा था? मैग्नेटिक फोर्स देखा था. तो ये भी एक डिस्टेंस से ही एक्ट करता है. दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं एक डिस्टेंस से, उसमें कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड. तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, वो कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है बिटवीन द बॉडीज़. दिस फोर्स एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. ये फोर्स जो है डिस्टेंस से ही एक्ट करता है. एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको दो फॉर्मूला के थ्रू बता चुका हूँ. एक ग्रेविटेशनल फोर्स में Fg, और एक मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe का भी मैं बता चुका हूँ आपको. तो ये प्रोपोर्शनल होता है बस चार्ज के प्रोडक्ट्स के, और बाकी सारी चीज़ें सेम है. इसमें भी वही सारी चीज़ें, बस मास की जगह क्या आ गया? चार्ज आ गया. तो उसके बाद देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये है एक्चुअली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स बेसिकली. तो दो चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सबसे पहली चीज़ होती है द नेचर ऑफ द सोर्स. सोर्स का क्या नेचर है ये बताता हूँ आपको, ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ. देन उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन. जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दो बॉडीज़ के बीच में. सपोज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो उन दोनों के पास मास होगा कुछ, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. सपोज दो चार्जेस हैं, ओके, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, एक प्रोटॉन बताया, सिंपल सा बेसिक एग्जांपल. तो इस दोनों पे चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैग्नेटिक के अनलाइक पोल्स होते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर लाइक पोल्स होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर. जैसे नॉर्थ होंगे या साउथ होंगे तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. देन उसके बाद वी हैव टू सी
नेचर ऑफ द सोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। नेचर ऑफ सोर्स की सोर्स यहाँ पे उसको बोला गया है। सोर्स यहाँ पे किसको बोला गया? बोलोगे सर सोर्स कहाँ से आ गया? सोर्स सिंपली कुछ नहीं है, सोर्स है कि बेसिकली सोर्स से इसका मतलब है जिसकी फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो जिसकी कैपेसिटी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच सके। जैसे अर्थ है तो अर्थ यहाँ पे एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, और जो भी छोटे छोटे मैसेज हैं उसके कंपैरिजन में, जैसे हम जो इंसान हो गया, आम इंसान हो गया, या बॉल, बॉल को जब हम लोग उसको एयर में थ्रो करते हैं तो आप देखते हो कि वो अर्थ के सरफेस पे तुरंत से इंस्टेंटली वो वापस आ जाता है, चाहे आप कुछ भी ऊपर उछालो। और या नहीं तो जैसे पेड़ पे कुछ भी फ्रूट्स का एग्जांपल मैंने दिया था, वो अगर टूटेंगे तो वो नीचे की तरफ ही गिरते हैं, ठीक है। तो इस अर्थ जो है यहाँ पे सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, उसकी फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है, दैट्स वाई उसको हम लोग सोर्स बोल रहे हैं। तो सोर्स बेसिकली जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फील्ड स्ट्रॉन्ग से मतलब है क्या कि वो ज़्यादा एरिया तक जो है वो फोर्स लगा सकता है। फील्ड का मतलब यही है, ओके। फील्ड का बेसिकली ये मतलब होता है, जैसे फील्ड का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ सोर्स क्या है, ओके। और नेचर ऑफ सोर्स का मतलब होता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सोर्स क्या है। तो नेचर ऑफ सोर्स, जैसे मैं इस मैग्नेट की बात करता हूँ तो मैं आपको फील्ड का आपको फील दिलाता हूँ। जैसे ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है ये एक, तो बार मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये आप बोलोगे आपने ये क्या बनाया है? ये जो मैं बना रहा हूँ, ओके, ये सारी चीज़ें, ये जो मैं कर्व्ड लाइंस है, ये कर्व्ड लाइंस है, ये क्या है? कर्व लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में जाता है, ओके। तो आपको ये इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये इसको मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड क्या है। लेकिन बार मैग्नेट के इनसाइड आप यहाँ देख सकते हो साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब फील्ड लाइंस, फील्ड का मतलब होता है कि ये कितना दूर तक फोर्स लगा सकता है, ओके। ये कितना दूर तक, कितने दूर तक खींच सकता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसका फील्ड लाइंस ऐसे है, सपोज इसका फील्ड लाइंस जो है यहीं तक वो खत्म हो रहा है, ओके। फील्ड लाइंस इसका यहीं पे खत्म हो रहा है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ आयरन के नेल्स रख दिए। तो ये आयरन नेल्स है आपके, ठीक है, कुछ आयरन नेल्स मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आप देख सकते हो, सपोज मैंने मान लिया, ठीक है, ये फील्ड लाइंस और भी आगे एक्सटेंड होगा, और भी आगे तक जाता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि फील्ड का मतलब क्या हो रहा है, कि फील्ड जो है आपका, सपोज फील्ड जो है यहीं तक है, इसके आगे फील्ड नहीं है, ये फील्ड लाइंस है, ओके, फील्ड लाइंस है, इसको हम लोग फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो ये कहाँ, मतलब मैग्नेट का फील्ड मतलब है कि वो कितने दूर तक, मतलब कितने एरिया तक वो जो है इन आयरन नेल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, खींच पाएगा। तो जैसे मैंने मान लिया कि इसका जो फील्ड है वो यहीं तक एग्जिस्ट कर रहा है, बस इतनी ही दूरी में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है फील्ड, इसके बाहर नहीं है, ओके, इसके अंदर ही फील्ड है। तो ये नेल्स जो है आप देख सकते हो, ये फील्ड लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये नेल्स जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये कभी भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये मैग्नेट इन नेल्स को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसके फील्ड से बाहर है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, फील्ड जो है वो एरिया है जहां तक ये फोर्स लगा सकता है, इसके बाहर वो इसकी नहीं चलेगी। तो इसकी फील्ड लाइंस यहीं तक है, तो इसके आगे नहीं चलेगा। सपोज फील्ड लाइंस जो है यहां तक है, मान लो, ओके, सपोज फील्ड लाइंस यहां तक है। तो अब देखो ये नेल्स जो हैं अब इसके एरिया में आएंगे, जो भी नेल्स इसके फील्ड के एरिया में आ जाएगा तो ये वाला देखो नेल्स जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज फील्ड लाइंस यहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये देखो ये फील्ड लाइंस जो है यहाँ तक कर रहे हैं। तो अब देखो नेल्स जो है वो इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, तो ये सारे नेल्स को ये अट्रैक्ट कर लेगा। सेम केस अर्थ के साथ है, अर्थ का भी एक अपना फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, कि वो कहाँ तक खींच पाएगा ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ। सिंपल सी बात थी। तो यही मैंने फील्ड का फील आपको दिखाया। तो यही चीज़ है नेचर ऑफ सोर्स। जो सोर्स मतलब क्या, कि सोर्स जो मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, जो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, ओके। तो वही चीज़ है, फील्ड स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या उसको रिपेल कर देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो दोनों ही नेचर का होता है, तो वो चार्जेस पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे।
तो आप ये समझ सकते हो। तो उसके बाद अब देखो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? अगर डिस्टेंस जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर ज़्यादा है तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा, क्योंकि मैंने बताया जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसके स्क्वायर के, मतलब जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस उतना कम आपका फोर्स होगा। दैट्स वाई ये हम लोग बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड है, यानी तो आप बोल सकते हो सिंपली जो वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, दो चीज़ पे बेसिकली डिपेंड किया। मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ द सोर्स बोले तो उस सोर्स की, मतलब जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है या रिपेल कर रहा है उसका जो फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है, फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ये चीज़ मैंने बताया। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और जो सोर्स है और जिस बॉडी को वो खींच रहा है उसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। सो नाउ वी हैव 2 फर्दर मोर पॉइंट्स, हमारे पास 2 और पॉइंट्स हैं। तो जो बेसिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला है ना, ये जो 2 फॉर्मूला आपको दिख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है, बस इसी पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो डिपेंडेंट थे। तो सबसे पहले मैंने आपको फील्ड समझाया कि फील्ड क्या होता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स के केस में अगर बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर वैसे ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। ओके, तो जैसा फोर्स, जैसा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा उसका फील्ड। जैसे अगर मैं बताऊं ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जैसे बताऊं तो जितना बड़ा मास, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपके मास पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में आप देख सकते हो वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मास देखो, तो मैंने आपको भाई ये बताया ना कि मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जितना बड़ा मास होगा ना उसका उतना बड़ा फील्ड होगा। ओके, उस सोर्स का नेचर उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि उसका जो फील्ड है, मतलब जितना ज़्यादा मास उतना बड़ा फील्ड और उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को वो खींच पाएगा। ओके, उतने ज़्यादा फोर्स से वो खींच पाएगा क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो उसका फील्ड भी बहुत बड़ा है। उसी तरीके से सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में अगर मैं बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो घुस जाए कि फील्ड क्या है। फील्ड वो एरिया है जहां तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ओके, और मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, वो कभी भी रिपेल नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में और मैग्नेटिक के भी केस में मैंने आपको बताया कि वो जो है चार्ज पे डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या कॉम्बिनेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में और मैग्नेटिक फोर्स के केस में। बट ग्रेविटेशनल विल ऑलवेज भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव ऑलवेज, इस पॉइंट को आप लिख लो, ऑलवेज। तो ये क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, इसको आप जहन में डाल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आप जो 11-12 में आप पढ़ोगे, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ों पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, ग्रेविटेशनल यू विल सी इन क्लास 11th एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स आप पढ़ोगे इन क्लास 12th। ओके, देन आफ्टर दैट के बाद है हमारा ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन लेसर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा, मतलब जितनी ज़्यादा दूरी होगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ तो दो मैसेस के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ये कम फोर्स होगा। अगर मैं दो चार्जेस की बात करता हूँ, दो चार्ज है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ये कम फोर्स होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, दैट्स वाई। तो वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लेसर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड आप लोग बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मीन्स कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वैल्यू उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही आपका क्या होगा, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मास, अगर मैं बात करता हूँ मास हो या चार्ज की बात हो, मास या चार्ज जितने ज़्यादा होंगे, ऊपर की तरफ एरो बना रहा हूँ, मतलब उतने ज़्यादा, और नीचे की तरफ एरो बनाऊंगा मतलब वो कम, ठीक है। ये
शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो मास और चार्ज जो है जितने ज़्यादा होंगे, ओके, फोर्स जो होगा आपका उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स या चार्ज, क्योंकि मास जितना ज़्यादा उतना ही बड़ा फील्ड, क्योंकि चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा बड़ा फील्ड, ओके, और उतने ही तेज़ी से वो फोर्स लगा पाएगा, उतना ही ज़्यादा वो फोर्स लगा पाएगा, और वो उसका फील्ड इसीलिए उसका स्ट्रॉन्गर कहलाएगा, ओके। तो हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया।